जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप भारतीयों की टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो ये हमारा समाचार का कार्यक्रम है, भारत की बात संदीप भारती के साथ। सबसे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप जब भी घर से बाहर निकलें मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, 2 गज दूरी बना के रखें और हो सके तो अभी घर में ही रहें। बहुत ही ज़रूरी काम हो जब भी आप घर से बाहर निकलें। तो अभी मैं मास्क हटा देता हूँ क्योंकि अभी रूम में कोई और नहीं है। तो ये समाचार का कार्यक्रम है, इसमें हम अपने जो भारत से संबंधित जो खबर है, हमारे देश जो विदेशों की जो खबर है, खेलों की जो खबर है और एंटरटेनमेंट की जो खबर है, वो सब आपको इस समाचार के कार्यक्रम में मिलेगी। तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी, आपके कोई सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं, आपके कोई सुझाव हैं तो आप वो निष्पक्ष होकर बोल सकते हैं। तो हम खबरों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम कोरोना की बात करते हैं। कोरोना, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर पीएम मोदी ने अधिकारियों को दिए हैं महत्वपूर्ण निर्देश और एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस खबर पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं और आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं। तो आज यानी कि 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा की है, जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़े कोविड मामलों में वृद्धि के मद्देनजर तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर पर पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करें और मिशन मोड में किशोर और किशोरियों के लिए वैक्सीन अभियान में तेजी लाएं। तो मोदी जी ने ये कहा है और एक बैठक करी है उन्होंने। पीएम मोदी ने कहा है कि वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है और इसको देखते हुए जीनोम सीक्वेंसिंग सहित टेस्ट, टीकों और दवाओं को लेकर निरंतर वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता है। तो मीटिंग में उन्होंने ये बात रखी और पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गैर कोविड स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता भी सुनिश्चित करें और दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए टेली मेडिसिन का लाभ भी उठाएं। तो एक ये खबर थी। जो कोरोना की हम और बात करें तो दिल्ली में कोरोना विस्फोट हो गया है। दिल्ली की बात करें तो आप ये जो मामले सामने आए कोरोना के, 22,751 मामले दिल्ली में आज सामने आए हैं। तो कल ये आंकड़ा 20,000 था, परसों भी 20,000 के करीब था। आज ये बढ़ के 22,751 हो गया है और ये तो जब हुआ है जब 2 दिन से वीकेंड कर्फ्यू है, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे 2 दिन से, और तब 22,751 मामले दिल्ली में आए हैं। तो ये बड़ी हैरत की बात है। और ये जो कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है, ये कैसे बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली ये ग्रो कर रहा है, आप ये देख सकते हैं। तो अपना बिल्कुल आप खास ख्याल रखिए, अपने जो परिवार है उसका आप ख्याल रखिए। तो इस खबर के पे थोड़ा सा हम और प्रकाश डालते हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और पिछले 24 घंटों में राजधानी दिल्ली में 22,751 नए मामले सामने आए हैं, जबकि महामारी से 17 लोगों की मौत भी हो गई है। और दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 23.53% पर पहुंच गया है, यानी कि अगर 100 लोग टेस्ट करा रहे हैं तो करीब 23-24 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। ये दिल्ली में अभी हालत है। राहत की बात यह है कि 10,179 महामारी को मात देकर अपने घर लौट गए हैं। तो जो हॉस्पिटल में जो मरीज थे 10,179, तो वो अपने उनका ये राहत की बात है कि वो कोरोना से जो संक्रमित थे वो ठीक हो गए हैं और अपने घर वो लौट गए हैं। तो दिल्ली में जो एक्टिव केस हैं उनकी बात रखें तो करीब 60,733 एक्टिव मामले हैं। वहीं अब तक कुल 14,63,837 लोग ठीक हो चुके हैं। तो ये आज तक का ये तीनों लहरों की बात करें, जो पहली लहर थी तो दूसरी लहर थी और ये जो तीसरी लहर है, इसकी हम बात कर रहे हैं। 14,63,837 लोग ठीक हो चुके हैं अभी तक। ये एक खबर थी। और आपको बता दें कि दिल्ली में
1 मई 2021 यानी पिछले साल 2021 में 1 मई के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा नए मामले मिले हैं। तो इतने मामले दिल्ली में 1 मई को आए थे 2021 में। वहीं 7 मई 2021 के बाद सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट हुआ है। इतना ही नहीं, 16 जून 2021 के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज की गई हैं, जो काफ़ी डरावना है। यानी कि जो दिल्ली में मौत हुई है आज, तो 16 जून के बाद आज आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं आज वो हुई हैं। तो सभी से हम निवेदन करते हैं कि अपना खास ख्याल रखिए, अपने जो परिवार वालों का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। और इस वक्त दिल्ली में कोरोना अस्पतालों में 1800 मरीज इलाज करा रहे हैं, जिसमें से 18 यानी कि जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं वो 1800 हैं। और पर पिछले बार जब स्थिति थी कि जब 20,000 मामले थे तो करीब 20,000 लोग हॉस्पिटल में भी थे। तो ये थोड़ी राहत की बात है कि केवल 1800 मरीज हॉस्पिटल में हैं, जिनमें से 182 कोविड सस्पेक्ट हैं और 1618 कन्फर्म कोरोना मरीज हैं। जबकि 440 मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर एडमिट किया गया है, जिनमें से 44 मरीज। तो ये दिल्ली की खबर थी। और इसी बीच दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने कह दिया है कि भाई दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा। काफ़ी लोगों को ये शंका है कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, लेकिन दिल्ली में लॉकडाउन अभी नहीं लगने वाला, ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है। दिल्ली में कोविड-19 और ओमिक्रॉन की रफ्तार से हाहाकार मचा हुआ है। यही नहीं, कोरोना के बेकाबू होने के कारण राजधानी में नाइट कर्फ्यू के साथ वीकेंड कर्फ्यू भी है। यानी कि नाइट कर्फ्यू, रात का कर्फ्यू तो है ही, साथ में वीकेंड यानी कि सैटरडे और संडे का भी कर्फ्यू रखा गया था। इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अभी हमारा दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की कोई मंशा नहीं है। और वही उन्होंने लोगों को मास्क पहनने की भी अपील की है। साथ में कहा है कि कल सोमवार यानी कि सोमवार को DDMA की दोबारा मीटिंग है। उस मीटिंग में हम विशेषज्ञों के साथ फिर से स्थिति का जायजा लेंगे कि और क्या क्या करने की जरूरत है। केंद्र से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और हमारा प्रयास न्यूनतम पाबंदियों लगाने का है ताकि लोगों की आजीविका प्रभावित ना हो। तो इस मामले में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस बार चलो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि केंद्र से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं ये देखा था, कहीं ना कहीं जो पार्टनरशिप की कमी थी पिछले जो लहर जो वेव आई थी, वेव 1 वेव 2 में दिल्ली सरकार वो आरोप लगा रही थी कि केंद्र सरकार हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये समस्या थी। तो इस बार ये कह रहे हैं कि पूरा सपोर्ट है। और देश हित में यही है, यही टीम वर्क होता है। जब कोई ऐसा संकट आए तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक साथ मिल के काम करना चाहिए। अब हमें नहीं पता कि गलती, हम यह नहीं कह सकते कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती थी या स्टेट गवर्नमेंट की गलती थी। जो सेकेंड लहर थी जिसमें इतनी ज़्यादा मौतें हुई, तो उसमें कहीं ना कहीं पार्टनरशिप की कमी जरूर थी। एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप लगते रहे। राज्य सरकार कह रही कि केंद्र सरकार की गलती है, केंद्र सरकार कह रही कि राज्य सरकार ने हमसे सपोर्ट ही नहीं मांगा। उस बीच में जो लोगों की जाने गई वो बहुत ही शर्मनाक है। तो मैं ये फिर से ही कहना चाहूँगा, हम जो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि जब भी देश में ऐसी कोई स्थिति आए तो सभी सरकारों को एक साथ मिल जाना चाहिए। वहाँ आप पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स के लिए बहुत टाइम है सर आपके पास, आगे होती रहेंगी, सरकारें आएंगी, हार होगी, जीत होगी, लेकिन देश को बचाइए। देश को हमें बचाना है। भारत माता सबसे ऊपर है हमारे लिए। इस भारत माता से बढ़कर कोई भी नहीं, ना कोई पार्टी है, ना कोई व्यक्ति है। देश हमारा सबसे ऊपर है। तो इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यह एक चिंता का विषय तो है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं, पिछली लहर के मुकाबले इस बार की कोविड लहर में मृत्यु काफ़ी कम हो रही है और लोगों को अस्पताल ले जाने की जरूरत भी कम पड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं स्थिति पर नजर रखे हूं, घबराइए नहीं, मैं हूं ना। ये कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। और जो कोविड की मैं आपको और जो खबरें हैं उसमें बताऊं, अब ये तो मैंने आपको बता दें जो दिल्ली का जो स्थिति थी, केजरीवाल जी ने जो कहा है। साथ में जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें अधिकारियों को दिए थे कि महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे कि कोविड से कैसे बचा जाए या इससे बचाव कैसे हो देश का। ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बैठक बुलाई थी। अब
अनुराग ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और खेल मंत्री भी हैं, तो उनका कहना है कि भाई सपा सरकार, सपा प्रमुख पर निशाना साधा उन्होंने। सपा प्रमुख हुए यानी कि अखिलेश यादव, तो वो कह रहे हैं कि ये डिजिटल कैंपेन से अखिलेश को परेशानी है। तो उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी है वो नहीं चाहती कि डिजिटल कैंपेन हो। तो 15, जैसे कल आपको आपने बताया था कि जो चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है 5 राज्यों में, तो उसमें 15 जनवरी तक वर्चुअल जो रैली निकालने के लिए बोला गया था। तो उसमें अखिलेश यादव है, उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ गलत है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है, क्योंकि बीजेपी बहुत एक्टिव है, उसके ज़्यादा फॉलोअर्स आप कह सकते हैं, या ज़्यादा लोग वर्चुअली जुड़े हैं बीजेपी से, ऐसा अखिलेश यादव को कहना है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी को फ़ायदा मिल जाएगा और समाजवादी पिछड़ जाएगी। तो ये इस पर अनुराग ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और खेल मंत्री भी हैं अभी, तो उन्होंने कहा कि भाई अब डिजिटल कैंपेन से भी अखिलेश को परेशानी हो रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है। ऐसे में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को कहा है कि हार के डर से पूर्व मुख्यमंत्री को पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की शिकायत रहती थी, जबकि इन दिनों उन्हें डिजिटल कैंपेन रास नहीं आ रहा है, ऐसा अनुराग ठाकुर का कहना है। और यूपी में चुनाव अभियान के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने रविवार को ये कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब अखिलेश यादव डिजिटल चुनाव कैंपेन पर भी ठीकरा फोड़ रहे हैं, जैसे पहले ईवीएम पर फोड़ते थे। उन्हें अगर लैपटॉप चलाना आता है तो डिजिटल कैंपेन से क्यों पीछे भाग रहे हैं, क्यों हार का डर सता रहा है। और सोशल मीडिया पर इत्र कारोबारियों के साथ अखिलेश यादव की वायरल फोटो पर जिक्र करते हुए सवाल में उन्होंने कहा है कि अखिलेश के बारे में उन्होंने कहा कि इत्र वाले का मित्र कौन है। जब इत्र वाले के घर छापा पड़ा तब इन्होंने इत्र वाले का साथ दिया, इनकम टैक्स वालों का साथ नहीं दिया, ऐसा अनुराग ठाकुर का कहना है। अब डिजिटल चुनाव कैंपेन पर भी ठीकरा फोड़ रहे हैं, जैसे पहले ईवीएम पर फोड़ते थे। तो ये अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने कहा है। और पंजाब में पिछले नवजोत सिंह सिद्धू पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर कुछ उन्होंने जब वो बीजेपी छोड़ दी तो आम आदमी पार्टी में भी उनके आने की काफ़ी अटकलें लगी हुई थी पंजाब में, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और अब कांग्रेस पार्टी में कोई ना कोई बयान ऐसा देते रहते हैं कि विवादों में आते रहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। वक्ता बहुत अच्छे हैं, मतलब स्पीकर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे देते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने आप तो फंसते ही हैं, वो पार्टी को संकट में डाल देते हैं। तो ये समस्या है हमारे सिद्धू जी के साथ। पंजाब में अगले महीने विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच आक्षेप का खेल जारी है, यानी कि एक पार्टी दूसरे बारे में बोल रही है, दूसरी पहले के बारे में बोल रही है और आपस में चलता रहता है। तो ये होता है पॉलिटिक्स में। तो पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को राज्य की पिछली सभी सरकारों की आलोचना की है। तो उन्होंने पिछले सभी सरकारों की आलोचना की है, जिसमें कांग्रेस सरकार भी शामिल है, क्योंकि पीछे तो अभी 10 साल से कांग्रेस पार्टी थी सत्ता में। तो उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों में राज्य में सरकारों को आउटसोर्स किया गया है। तो 30 साल में जितनी भी सरकारें आई पंजाब में, तो सिद्धू साहब का कहना है कि उन राज्य में सरकार को आउटसोर्स कर दिया गया है। तो जो इन्होंने लिखा है, मैं उसको अंग्रेजी में आपको सुना दूं। अंग्रेजी में जो इन्होंने लिखा है, पंजाब मॉडल इज पीपल्स मॉडल, एन एफर्ट टू गिव अ रोड मैप टू गिव पावर बैक टू पीपल। द काउंटर पावरफुल माफिया मॉडल which has power to even stop the notification of cabinet passed resolution, a model to redistribute states resources and power back to rightful beneficiaries। तो ये सिद्धू का कहना है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई पिछले 30 वर्षों में राज्य में जो सरकार है उनको आउटसोर्स कर दिया गया है। तो उसमें कांग्रेस पार्टी की भी सरकार थी, तो कहीं ना कहीं ऐसे बयान में अगर वो ऐसी चीज़ें बोलते हैं तो अपनी पार्टी को ही दिक्कत की स्थिति में डाल देते हैं।
आप भी अपने सुझाव रख सकते हैं, अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। यूपी इलेक्शन की एक और मैं आपको खबर दे दूं, कल होगी भाजपा की अहम बैठक, पहले चरण के प्रत्याशियों के नामों की पर लगेगी मुहर। जो फर्स्ट फेज में जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से होंगे उसमें कल मोहर लग जाएगी। तो जैसे हमने कल आपको बताया था कि 7 चरणों में ये मतदान होंगे, जो फेजेज होते हैं, और जो 5 राज्य है उसमें 7 फेजेज में तो यूपी में होंगे, मणिपुर में 2 फेजेज में होंगे, और जो बाकी जो 3 स्टेट्स हैं, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा, इनमें एक ही चरण में यानी कि 14 फ़रवरी को चुनाव हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। प्रदेश में चुनाव का शंखनाद होने के बाद जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान शुरू हो जाएगा। इसको लेकर भाजपा ने एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में पहले चरण के प्रत्याशियों के नामों पर विचार किया जाएगा, और सूत्रों की माने तो इस बैठक में पहले चरण के प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। यानी कि जो फर्स्ट फेज की जो वोटिंग होगी वहाँ पे जो कैंडिडेट्स होंगे उनका कल बीजेपी डिक्लेयर कर देगी उनके बारे में। तो उन पर मुहर लग जाएगी कि भाई इस यहाँ से ये प्रत्याशी है, तो उसकी मुहर बीजेपी कल लगा देगी। और सूत्रों की माने तो बैठक में पहले चरण के प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। ये हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है यूपी में, उनके बारे में बात करें, बीजेपी के बारे में। लिहाजा प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में प्रचार करेंगे, यानी कि कल बता देंगे जो फर्स्ट फेज के जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में बीजेपी यूपी में बता देगी। उन्हें अंतिम मंजूरी के लिए भाजपा के केंद्रीय इकाई के समक्ष भेज दिया जाएगा। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों में 58 सीटों पर मतदान होगा। तो यानी कि 58 सीटों पर जो मतदान होगा, तो वो जो 58 उम्मीदवार होंगे बीजेपी के, उनका जो नाम है वो कल फाइनल हो जाएगा। तो एक ये खबर थी। और एनईटी पीजी काउंसलिंग, एक इसके लिए खबर है जिसके लिए पीछे जो डॉक्टर्स थे वो हड़ताल पे थे। तो उसकी ये खबर है कि 12 जनवरी से शुरू होगी एनईटी पीजी की काउंसलिंग। स्वास्थ्य मंत्री ने ये ट्वीट करके कहा है। तो नीट पीजी एनईटी यानी पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू होने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिया है। पिछले दिनों एनईटी पीजी काउंसलिंग को लेकर दिल्ली से रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर थे। तब स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने डॉक्टरों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही काउंसलिंग शुरू की जाएगी। तो 12 जनवरी से ये काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर बताया कि एनईटी पीजी काउंसलिंग राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू हो जाएगी। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि रेजिडेंट डॉक्टर्स को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए आश्वासन के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद एमसीसी द्वारा नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी 2022 से शुरू कर दी जाएगी। इससे कोरोना से लड़ाई में देश को और मजबूती मिलेगी। तो एक ये खबर थी। और पीयूष जैन, वो कहीं ना कहीं मामला आप देख सकते हैं कि मीडिया में वो आना बंद हो गया है। पीयूष जैन के पास जो 200 करोड़ रुपए निकले थे, 250 करोड़ रुपए निकले थे, कौन सी पार्टी से संबंधित था? तो पहले बीजेपी वाले समाजवादी पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, समाजवादी पार्टी वाले बीजेपी पे कि बीजेपी का आदमी है। आम आदमी को ये पता ही नहीं चल पाया वो किसका आदमी है। वो कहीं ना कहीं वो खबर हट गई। तो उस पर एक जो खबर आई है, पीयूष जैन मामले में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेराव किया है और कहा है कि 7 समुंदर पार से आ रही है समाजवादी इत्र की दुर्गंध, ये बोला गया है। तो बीजेपी अभी भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है। लेकिन आम आदमी को पता होना चाहिए भाई, जिसके पास 200-250 करोड़ रुपए हैं वो हैं किसके पैसे? एक आम आदमी अपना पूरा जीवन लगा देता है और वो अपना घर ही मुश्किल से संभाल पाता है। आप ये देखिए। और कुछ लोग 200-250 करोड़ रुपए के मालिक हो जाते हैं। कैसे मालिक हो गए भाई? तो ये बात जनता को बतानी चाहिए, सरकार को, चाहे वो किसी भी सरकार की का आदमी हो। बताओ तो सही। अगर बीजेपी कह रही समाजवादी पार्टी का आदमी है, समाजवादी पार्टी कह रही कि बीजेपी का आदमी है, लेकिन जनता को अभी तक पता नहीं है कि ये है कौन सी पार्टी का आदमी।
पर कहीं ना कहीं देश के साथ अगर आप देश का जो पैसा है, जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो आप यूज कर रहे हो, तो ये कितना शर्मनाक है, कितना निंदनीय है ये। तो भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने रविवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है, समाजवादी इत्र की दुर्गंध 7 समुद्र पार से आ रही है। तो वो कह रहे हैं कि इसके जो तार जुड़े हुए हैं वो बाहर से जुड़े हुए हैं। तो भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान त्रिवेदी ने जांच की जद में आए इत्र कारोबारी के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर दिखाते हुए कहा है कि सपा के इत्र की दुर्गंध 7 समुद्र पार से महसूस और दिखाई दे रही है। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। और कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां आयकर छापे पर जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ जब प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, तभी एक तथ्य सामने आया है कि अखिलेश जी अपने मुख्यमंत्रित्व काल में ऐसे लोगों के साथ देशांतर तक सानिध्य लाभ ले रहे थे। तो वही कह रहे हैं कि भाई बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो वो विदेशों में जो इनके ही जो लोग थे, तो वहाँ इनके कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं। तो सीधा आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। और तो लेकिन जनता को जरूर पता होना चाहिए भाई वो पैसा है किसका। 200-250 करोड़ रुपए कहीं मिलते हैं तो वो लीगल तो होंगे नहीं। आप ही देखिए कैश में अगर मिलते हैं तो ये पैसा आया कहाँ से। तो आम आदमी को इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो सरकार को वो राष्ट्रीय हित में एक तो पता करना चाहिए भाई कि ये पैसे थे कौन सी पार्टी के। तो ये सब के सामने बात होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, एक आम आदमी है अपना पूरा जीवन बता देता है, वो 2 वक्त की रोटी कमाने में उसकी पूरी उम्र लग जाती है, मुश्किल से अपना घर चलाते हैं, और किसी के पास करोड़ रुपए मिल रहे हैं, 200 करोड़ 250 करोड़ कैश। शर्मनाक है। ऐसे लोगों को तो जेल में डालना चाहिए और जो उसका सोर्स है उस तक पहुंचना चाहिए सरकार को। तो ये एक मामला था। और दिल्ली में मैंने आपको बताया था कि 24 घंटे में 22,751 मामले आ गए हैं। तो सभी अपना ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाला जो एरिया है वहाँ ना जाएं, और मास्क का आप इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज़र आप इस्तेमाल कीजिए, मास्क हमेशा लगाएं चेहरे पे, और सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग पालन कीजिए। तो ये खबर थी। कुछ और खबरें बताएंगे। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हो, अपने सुझाव आप दे सकते हो। और जो अन्य खबरें थी मैं आपको उसके वो भी बता देता हूं। बच्चों को भी लगी कोरोना की नज़र। तो बिलासपुर में 8 दिन में 151 बच्चे हो चुके हैं संक्रमित। तो बिलासपुर में 8 दिन में 151 बच्चों को कोरोना हो चुका है। और आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों की 9वीं सूची जारी कर दी है। तो आम आदमी पार्टी भी कोशिश कर रही है कि पंजाब में इस बार उनकी सरकार बने, तो जी तोड़ मेहनत कर रही है उसके लिए। तो अब देखना है कि वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, और वहाँ फिर बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मिलके, तो वो भी इस बार सोच रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। तो हम जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है आपको जरूर बताएंगे। और बड़ी दिलचस्प होने वाला है इस बार पंजाब का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव। तो जो 5 राज्यों में चुनाव है ये तो बड़े ही दिलचस्प होने वाले हैं, आप ही देखिए। तो उसका अपडेट हम आपको अवश्य देंगे। हरीश रावत ने उत्तराखंड के में भी चुनाव है। तो हरीश रावत जो कांग्रेस पार्टी से और पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनके एक मुख्यमंत्री को पता ही नहीं चला कि वह कब सुहागन हुए और कब विधवा। तो ये एक तंज कसा है हरीश रावत ने उत्तराखंड में बीजेपी के ऊपर कि उनके एक मुख्यमंत्री को तो पता ही नहीं चला कि वो कब सुहागन हो गए और कब वो विधवा हो गए, ऐसा हरीश रावत जी का कहना है। और केजरीवाल जी ने कहा है कि भाई पंजाब में हर नागरिक बड़े परिवर्तन के लिए चुनाव प्रचार करे।
वही कह रहे कि लोगों को कहे कि आप सामने आओ और जो हमारी पार्टी है उसके लिए आप एडवर्टीजमेंट करो। तो सब पार्टी ऐसा कहती है, बीजेपी कह रही है कि भाई हमारे लिए आप सामने आओ, और कांग्रेस कह रही है कि भाई हमारी जो चंडी सरकार है कि भाई हमारी पार्टी को फिर से आप वोट दो। तो उसमें देखते हैं आगे किस पार्टी की जीत होती है, जनता जनार्दन किसको जितवाती है, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा। और 10 मार्च को आपको नतीजे मिल जाएंगे कि कौन से 5 राज्यों में किस किस की सरकार बनी। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी बात कर लेते हैं, जो विदेश की खबरें हैं। ब्रिटेन में, यानी कि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में कोविड से अब तक 1,50,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। एक ये आंकड़ा सामने आया। तो ब्रिटेन में भी काफ़ी लोग प्रभावित तो इससे हुए, और 1.5 लाख की मृत्यु पहले से हो चुकी है ब्रिटेन में। और चीन में योग की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। योगा की वर्षगांठ मनाई गई चाइना में। और एक जो खबर है, आयशा मलिक बनी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। तो एक ये अच्छी खबर है। तो ये आयशा मलिक है, वो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। कजाकिस्तान से खबर है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान 5800 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये कजाकिस्तान से खबर है। और पाकिस्तान के खमेर पख्तूनख्वा में भारी बारिश हुई है और हिमपात से 10 लोगों की मौत हो गई है। आयशा मलिक पाकिस्तान में रचेगी इतिहास, होगी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। और तालिबान ने सरकार के मुखर आलोचक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है। तालिबान में जैसा आपको पता है कि जो वहाँ की सरकार थी उसको हटा दिया गया था। जो तालिबानी थे उन्होंने अपनी सरकार बना ली थी। अब वहाँ एक ये प्रोफेसर थे जो सरकार के खिलाफ बोलते थे, तो उसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया है। और माइक्रोसॉफ्ट ने मीटिंग रिकॉर्डिंग को हटाने के लिए नई सुविधा शुरू कर दी है। एक ये खबर है। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें थी जो मैंने आपको बताई। अब कुछ खेल की खबर पे बात कर लेते हैं। इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का एशेज जो सीरीज चल रही है, तो उसमें 3 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी थी पहले। चौथा मुकाबला था आज, और आज आखिरी दिन था। तो आखिरी जब 2-3 ओवर रह गए थे, तो 1 विकेट चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए चौथा टेस्ट मैच। लेकिन इंग्लैंड की टीम के जो आखिरी खिलाड़ी थे वो डटे रहे, और वो मुकाबला ड्रॉ पे ख़त्म हो गया। तो उसका आप डिटेल कुछ बताते हैं। तो अभी जो सीरीज़ है वो 3-0 से ऑस्ट्रेलिया के नाम है 4 मैचों के बाद। 1 मैच अभी बाकी है। तो जो कहीं ना कहीं जो क्लीन स्वीप का जो सपना था ऑस्ट्रेलिया का, वो पूरा नहीं हो पाया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 416 बनाए 8 विकेट के नुकसान पे, जब उन्होंने डिक्लेयर किया था। फिर इंग्लैंड ने 294 बनाए थे। उसके बाद 265 बनाए 6 विकेट के नुकसान पे ऑस्ट्रेलिया ने ड्रॉ कर दिया था, डिक्लेयर किया था। आज 270 बना पाई इंग्लैंड की टीम 9 विकेट के नुकसान पे। यानी कि जो आखिरी 2-3 ओवर थे उसमें 1 विकेट उनको चाहिए था टेस्ट मैच जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन आखिरी जोड़ी डटी रही और वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। और इसमें ख्वाजा ने दोनों ही पारियों में शतक बनाया। तो बड़ी बेहतरीन पारी उन्होंने खेली दोनों ही इनिंग्स में। एक अन्य मैच चल रहा है न्यूजीलैंड का और बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश ने सनसनी मचा दी थी। जो पिछला जो टेस्ट मैच था न्यूजीलैंड के अंदर जीत गए थे वो, तो बहुत ही शानदार जीत थी बांग्लादेश की। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था वो। अब दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो गया, तो इसमें न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी आगे चल रही है। इसमें जो स्कोर है 349 रन बना दिए हैं एक दिन में न्यूजीलैंड की टीम ने। तो उसमें से जो कैप्टन लैथम है वो 186 बना के खेल रहे हैं अभी, और एक ही विकेट गिरा इनका विल यंग का, उन्होंने 54 रन बनाए थे। साथ में कॉनवे है वो 99 रन पे खेल रहे हैं। तो अभी जो लोग खेल रहे हैं, लैथम 186 पे और कॉनवे 99 रन पे खेल रहे हैं, और स्कोर हुआ 349 एक विकेट के नुकसान पे 90 ओवर में। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का ये टेस्ट मैच चल रहा है। और
टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए केप टाउन में ट्रेनिंग शुरू कर दी है। तो 3 टेस्ट में जो कि सीरीज थी साउथ अफ्रीका की और इंडिया की, उसमें पहले टेस्ट में जीती भारत, फिर जीती साउथ अफ्रीका, और जो तीसरा टेस्ट मैच है उसमें अब ये देख रहे हैं जो ये जीतेगा वो सीरीज़ अपने नाम कर लेगा। तो टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए केप टाउन में ट्रेनिंग शुरू कर दी है, और टीम इंडिया चाहती है कि टेस्ट मैच जीत जाए और इतिहास रचे, क्योंकि ये फाइनल फ्रंटियर है। यहाँ कभी इंडिया की टीम जीत नहीं पाई है साउथ अफ्रीका के अंदर। टेस्ट मैच तो पहले जीत चुके हैं वो, पर टेस्ट सीरीज कभी नहीं जीत पाए। तो ये अगर ये जो तीसरे टेस्ट में अगर भारत जीत जाती है तो 2-1 से अपने नाम सीरीज कर लेगी। तो हम शुभकामनाएं देते हैं विराट कोहली और उसकी सेना को। भज्जी ने कहा, हरभजन सिंह भज्जी, तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति के बारे में कुछ नहीं कह सकता, खेल के साथ जुड़े रहना पसंद करूंगा, ऐसा भज्जी ने कहा है। तो भज्जी कहीं ना कहीं सिद्धू ने पहले उनको ट्वीट किया था कि भाई कुछ संभावनाएं हैं कि हरभजन सिंह कांग्रेस में आ सकते हैं। तो उन्होंने एक फोटो उनके साथ शेयर करा था सिद्धू ने, जो कांग्रेस पार्टी के हैं। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी में फिर खबरें जुड़ी कि भाई आम आदमी पार्टी में आने वाले हैं भज्जी, लेकिन अब शायद वहाँ भी नहीं आ रहे भज्जी। तो ये एक खबर थी। तो भज्जी का अब देखना कि भज्जी किस पार्टी में आएंगे, ये इस पे नज़र रहेगी। तो भज्जी कह रहे हैं कि राजनीति के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन खेल के साथ जुड़े रहना मैं पसंद करूँगा। और ये एक खबर थी। और जो आज जो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड जो आखिरी विकेट आखिरी विकेट जो ले नहीं पाए ऑस्ट्रेलिया, तो उससे टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। तो इस पे शेन वॉर्न है, उन्होंने कहा कि पैट कमिंस रात भर सो नहीं पाएंगे आज, उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन उनको रात भर नींद नहीं आएगी। अगर वो जीत जाते तो ऐसा ना होता, तो पर उनको सीखने के लिए काफ़ी कुछ है, कि क्योंकि कप्तान है पैट कमिंस, तो काफ़ी कुछ सीखने को उनसे मिलेगा आज जो ड्रॉ टेस्ट मैच हुआ है। शेन वॉर्न का ऐसा कहना है। तो ये खबर है। और आगे कुछ बॉलीवुड की एंटरटेनमेंट की खबरें भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये भारत की बात है। तो आपको जो पूरे दिन का जो समाचार का तड़का इस प्रोग्राम में मिलेगा आपको। हिना खान, उनका पूरा परिवार, जो अभिनेत्री हिना खान है, पूरा परिवार उनको कोविड हो गया है। तो उन्होंने अपनी एक तस्वीर साझा की है और उन्होंने बताया कि उनका पूरा परिवार कोविड से संक्रमित हो गया है। तो अभिनेत्री हिना खान का पूरा परिवार इस वक्त कोरोना से संक्रमित है। हिना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट जारी कर इस बात की जानकारी दी है। पोस्ट के साथ ही हिना ने फोटोज भी शेयर करी हैं। हिना की फोटोज देख फैंस हैरान हैं। दरअसल पूरे परिवार को कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से हिना को घर पर हर समय मास्क लगाए रखना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर लाल निशान पड़ गए हैं, और जिसकी तस्वीर भी हिना ने सोशल मीडिया पे साझा की है। तो हिना ने कहा कि भाई, हिना ने अपना जो पोस्ट लिखा है, जो शेयर करा है, उसमें लिखा है उन्होंने, कड़वी सच्चाई है, इन दिनों जीवन और इंस्टाग्राम दोनों ही अच्छे दृश्यों के साथ अच्छी तस्वीरों के बारे में हैं, लेकिन जब यह 2022 है तो मुझे लगता है कि वास्तविकता 2020 से दुगनी खतरनाक हो गई है, ऐसा हिना का कहना है। जब परिवार में हर कोई कोरोना पॉजिटिव हो और आप घर में एकमात्र नेगेटिव हो, तो आपको 24/7 मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना पड़ता है और पूरे परिवार की देखभाल करनी पड़ती है। पीछे निशान होंगे ठीक वैसे ही जैसे अभी मेरे चेहरे पर 24/7 मास्क पहनने की वजह से हो रहे हैं। तो ऐसा हिना खान का कहना है। तो हम कामना करते हैं कि जल्दी से उनका परिवार स्वस्थ हो जाए। और महेश बाबू जो साउथ के सुपरहिट कलाकार हैं, उनके जो भाई है रमेश बाबू, उनकी मृत्यु हो गई है। और महेश बाबू ने कहा कि भाई आप मेरी प्रेरणा हैं, ताकत रहे हैं, आप मेरी प्रेरणा और ताकत रहे हैं, ऐसा महेश बाबू का कहना है अपने भाई रमेश बाबू जो इस दुनिया में नहीं है। और जो जन्नत 2 की अभिनेत्री ईशा गुप्ता, उनको भी कोरोना हो गया है। तो बॉलीवुड में काफ़ी लोगों को कोरोना हो चुका है और सब ये कह रहे हैं कि भाई अपना आप ख्याल रखिए। तो ईशा गुप्ता को भी कोरोना हो चुका है अभी। और काफ़ी लोगों को बॉलीवुड में कोरोना
हो चुका है। उसमें अरिजीत सिंह हैं, उनको कोरोना हो चुका है। काम्या पंजाबी, नफीसा अली, बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको कोरोना हो चुका है। अरिजीत सिंह है उसमें, काम्या पंजाबी, प्रतीक बब्बर, नफीसा अली, तो काफ़ी सारे जो कलाकार हैं उनको कोरोना हो चुका है। तो सब इसलिए आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि जब भाई ये कोरोना ये देख के नहीं आता कि आप सेलिब्रिटी हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप आम आदमी हैं, किसी को भी हो सकता है। तो जब इतने बड़े बड़े जो फिल्म स्टारों को कोरोना होता है तो आप लोगों को भी बिल्कुल हो सकता है, इसलिए अपना बिल्कुल आप ख्याल रखिए। तो ये खबर थी, हमने आपको ये बताया। और बाकी आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, या आपके कुछ सुझाव हो तो आप वो रख सकते हैं। और अखिलेश का कहना है कि योगी सरकार पर निशाना साधा है, कि बोले कि भाजपा ने जानबूझकर गरीबों की जेब पर डाका डाला है। तो चुनाव, जैसे मैंने बताया कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, क्योंकि चुनाव आ गए हैं और अगले महीने यूपी में चुनाव हैं। और आपको मैं तो फिर से बता देता हूँ कि दिल्ली में 22,751 आज मामले आए हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं। इतने मामले मई के महीने में आए थे, 10 मई के करीब जब आए थे, उसके बाद नहीं आए हैं। पॉजिटिविटी रेट वो करीब 23.56 के करीब हो गया है, यानी कि हर एक 100 लोगों की जो टेस्टिंग होती है तो 23-24 लोगों को कोरोना मिल रहा है दिल्ली में। तो अपना ख्याल रखिए आप इसमें। और बाकी खबरें हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो मास्क होता है, आप मास्क अवश्य लगाएं। बहुत ही ज़रूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें, और मास्क पहन के निकलें। सैनिटाइज़र का आप इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और भीड़ भाड़ वाली जो एरिया है वहाँ आप ना जाएं। दिल्ली में जैसे मैंने आपको बताया था कि 22,700 मामले आ चुके हैं। तो अगर इतने मामले रोज़ आ रहे हैं, और ये तो वो उन लोगों की जो डेटा है जो लोग टेस्टिंग करा रहे हैं, कई लोग तो टेस्टिंग कराते नहीं ज़्यादातर लोग, तो आप देखिए कितने मामले दिल्ली में हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का आप ख्याल रखिए, और मास्क है ये बहुत ज़रूरी है, तो मास्क आप अवश्य लगाएं। और सरकार द्वारा जो कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन आप अवश्य करें। तो ये भारत की बात थी, और इस कार्यक्रम का नाम है भारत की बात संदीप भारती के साथ। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जो देश हित की खबरें हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो हमारी टीम की तरफ से आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छे काम करें, देश हित में काम करें, और अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन करें। आप सबका फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना ख्याल रखिए। कोरोना से खासकर मैंने बोला, जैसे आपको कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मास्क अवश्य आप उसका इस्तेमाल कीजिए, और हो सके तो आप घर में रहें। तो आप सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।